ओके। सो ये जो मैंने स्क्रीन शेयर की है ये ऑब्वियसली विजुअल स्टूडियो कोड है। और जो लोग हमारे पहले सेशन अटेंड करते रहे हैं इनको आइडिया है कि हम कभी थ्योरी पे फोकस करते हैं और कभी प्रैक्टिकल के ऊपर। तो लास्ट टाइम हमने एक यूज़ केस डिस्कस किया था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ के जी ब्लॉकचेन के प्रैक्टिकल यूज़ केसेस क्या क्या हैं। तो उसके अंदर एक प्रैक्टिकल यूज़ केस ये डिस्कस किया था कि इमेजिन नेटवर्क ऑफ वेंडर्स एंड मतलब एक सप्लाई चेन का पूरा एक नेटवर्क। मैंने जो लास्ट टाइम प्रेजेंटेशन शेयर की थी, अगर जिन लोगों ने लास्ट वाली मीटिंग अटेंड नहीं की उनके लिए रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी। उसमें हमने डिस्कस ये किया था कि जिस सप्लाई चेन के अंदर ब्लॉकचेन की क्या रेलेवेंस है। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक सप्लायर जो है ऑफ पार्ट्स चाइना में बैठा हुआ है और वो अपने पार्ट्स की उसने उसने पार्ट्स को भेजना है यूएस, राइट, अमेरिका की मार्केट में भेजना है। तो दरमियान में जहाँ पे वो पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वहाँ से लेकर अमेरिका पहुँचने तक बहुत सारे प्रोसेसेस या बहुत सारे जिसे कहते हैं कि स्टेप्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हुआ है वहाँ से वो पार्ट निकलेगा, फिर वो पोर्ट पे जाएगा, पोर्ट के ऊपर वहाँ पे शिप्स में लोड होगा, राइट। ये सारा काम डिफरेंट कंपनीज कर रही होंगी दरमियान में ना। हर काम का करने के लिए एक खास कंपनी है जो कि ये कोई वेंडर है जो कि ये काम करेगा। तो इस पूरी की पूरी चेन को अगर हमने ऑटोमेट करना हो, या मैं ये कहूँ कि ऑटोमेशन उसकी करनी हो ब्लॉकचेन पे, इन सेंस के जहाँ पर वो पार्ट पहुँच चुका है वहाँ पर उसकी विजिबिलिटी एक पब्लिक लेजर पे हो। ये हमने डिस्कस किया था कि ब्लॉकचेन एक पब्लिक लेजर होता है, राइट। जो आज फर्स्ट टाइम है अटेंड कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ इसके हमारे जो पुराने सेशंस हैं जहाँ पर हमने पब्लिक लेजर और ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, वो आपको पुराने सेशन से मिल जाएंगी। लेकिन पब्लिक लेजर जो है वो एक पब्लिक रजिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है कि जिसके अंदर इंफॉर्मेशन कोई भी व्यू कर सकता है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन इज जस्ट अ पब्लिक लेजर ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जिस यूज़ केस की मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर मैन्युफैक्चरर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर और ऑब्वियसली जो लॉजिस्टिक्स कंपनी है कि जिसने उसको सेंड करना है। और फिर ऑब्वियसली अगर वो वॉलमार्ट पे उस आर्टिफैक्ट ने या किसी बड़े स्टोर पे आना है तो ऑब्वियसली उस स्टोर का भी कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा कि जिसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन जो है अपडेट होनी है। तो ये पूरी की पूरी जो सप्लाई चेन के अंदर इंफॉर्मेशन अपडेट होनी है, ब्लॉकचेन या पब्लिक लेजर एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है टू मेक श्योर कि ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल भी हो और वेरीफाई भी हो सके। उस सिलसिले में मैंने एक फिक्टिशियस यूज़ केस क्रिएट किया है कि अभी पिछले दिनों कोविड का ज़माना था और बहुत सारी वैक्सीन्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हुई हैं, ठीक है जी। तो एक छोटा सा मैंने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग का सप्लाई चेन व्यू क्रिएट किया है। अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही हो तो ये एक मैन्युफैक्चरर का लेट्स सपोज स्क्रीन है कि जिसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि जी एस्ट्राजेनेका की एक वो है वैक्सीन, जो कि मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने 10,000 वैक्सीन मैन्युफैक्चर की हैं। मैं लाहौर में बैठा हूँ और मैंने इसको इस्लामाबाद पहुंचाना है किसी हॉस्पिटल में, अल-शिफा हॉस्पिटल में फॉर इंस्टेंस, राइट। तो एक सिस्टम है कि जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर जाता है, वो अपनी बैच आईडी एंटर करता है कि यार जो भी आइडेंटिफायर है उस बैच का या उस शिपमेंट का बताता है इस पूरी की पूरी शिपमेंट में कितने वैक्सीन हैं और कोई डिस्क्रिप्शन दे देता है। अगेन ये बहुत एक सिंपल सा एक मैंने इंटरफेस बनाने की यहाँ पे कोशिश की है जस्ट टू कम्युनिकेट द कॉन्सेप्ट अक्रॉस, ठीक है। इसी का एक डिफरेंट व्यू, सो फॉर इंस्टेंस इस सिस्टम पे मैन्युफैक्चरर को एक व्यू मिलेगा, एक व्यू मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, एक व्यू मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर को। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है?
सर अभी VS कोड नजर आ रहा है मुझे। हाँ, वीएस कोड पे ये जो राइट साइड पे व्यू खुला हुआ है, ये नज़र आ रहा है ना यस सर, आपको? वो मुझे यस सर, हाँ। लाइव नजर आ रहा है। तो मैन्युफैक्चरर है। अगेन, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, पीछे से शायद थोड़ा सा शोर भी आ रहा होगा, सो अपोलॉजीज फॉर दैट। लेकिन ये मैन्युफैक्चरर का व्यू है, ये डिस्ट्रीब्यूटर का व्यू है। अगेन, ये एक बेसिक जैसे हेलो वर्ल्ड टाइप का इंटरफेस है ना, वो है। लेकिन यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज कि देखिए, मैन्युफैक्चरर ने कोई डेटा एंटर किया, उसी डेटा को जब डिस्ट्रीब्यूटर ने डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, जो आपके दुकानों के ऊपर वो सुजुकियों में सामान नहीं लेके आ रहे होते, वो अमूमन डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, राइट? सो इमेजिन कि जिस हॉस्पिटल तक वैक्सीन पहुंचनी है वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी है। तो जिस मैन्युफैक्चरर ने कहा कि यार बैच आईडी या जो यूनिक आइडेंटिफायर है उस वैक्सीन लॉट का, वो लेट्स सपोज 121 है, तो उसी को जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो अपडेट कर देगा कि यार ये यहाँ पर इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पे पहुंची है। अगेन, ये चूंकि एक बड़ा सिंपल सा इंटरफेस है, इन अ टिपिकल सप्लाई चेन फ्लो यू कुड पोटेंशियली इंक्लूड इंटीग्रेट गूगल मैप्स। यानी कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो गूगल मैप्स के थ्रू बता सकता है कि यार लेट्स सपोज शाम 9:15 पर ये जो वैक्सीन का बैच है वो लाहौर होकर न्याज बेग स्टेशन पे पहुंच चुका है, और यहाँ से अब डिस्पैच होके आगे जाएगा। ये वो चीज़ है जो कि आम आप जब आप टीसीएस पे कोई शिपमेंट वगैरह मंगवाते हो, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप्स बताता है कि यार ये शिपमेंट कहाँ पे पहुंची हुई है। इस पर्टिकुलर यूज़ केस के अंदर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ये तो चूंकि सारा कुछ मैनुअल में करवा रहा हूँ, राइट? लेकिन इन अ रियल लाइफ सिनेरियो और इन एन ऑटोमेटेड सिनेरियो व्हाट यू कुड डू पोटेंशियली इज कि आपकी जो डिस्पैच ट्रक है, कि जहाँ से वैक्सीन डिस्पैच होना है, उसके ऊपर कोई आईओटी डिवाइस लगी हो, और वो आईओटी डिवाइस अपनी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एवरी 5 सेकेंड्स या एवरी 10 सेकेंड्स या एवरी 1 मिनट आपके सिस्टम को भेज रही हो। ठीक है? सो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम उसी प्रोसेस को, जो कि अल्टीमेटली एक ऑटोमेटेड प्रोसेस थ्रू आईओटी डिवाइसेस होना चाहिए, उसको मैनुअली कर रहा हूँ, जस्ट टू कम्युनिकेट द कॉन्सेप्ट अक्रॉस। ठीक है? और फिर फाइनली जो भी इंफॉर्मेशन है, वो हॉस्पिटल में कोई बंदा बैठा हुआ है और वो एंटर करता है कि यार मुझे बताओ कि जो वैक्सीन मुझे मिलनी थी उसकी बैच आईडी लेट्स सपोज 121 है, वो कहाँ पे पहुंची है। आई क्लिक ऑन द शो ऑन मैप, और वो मुझे नीचे गूगल मैप्स पे उसका इंफॉर्मेशन दिखा दे। ठीक है? सो अगेन, ये एक डेमो सा मैंने बनाया, आई एम नॉट श्योर अगर वो अभी इट्स गोइंग टू बी फुली ऑपरेशनल और नॉट। लेकिन ये क्विकली एक इसमें लाइक जावास्क्रिप्ट पे ये फ्रंट एंड बनाया है इसका। ठीक है? और बैक एंड पे इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। हमारा जो कोशिश ये होगी कि हम इसके पीछे जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको देखें कि वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, बिकॉज फ्रंट एंड का कोड तो सारा जावास्क्रिप्ट का है। अगेन, जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी जो हमने कोड लिखा हुआ है, वो अगर आप हमारे पुराने सेशंस अटेंड करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि देर आर लाइब्रेरीज अवेलेबल कि जो आपको अलाउ करती हैं टू कम्युनिकेट इजीली विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है? तो मैं कहता हूँ बैच आईडी है जी 1211, और इसमें टोटल हैं 15 वैक्सीन्स। और मैं कहता हूँ कि 15 वैक्सीन्स एस्ट्राजेनेका डिस्पैच्ड फ्रॉम लाहौर। अगेन, टिपिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करते हैं। अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा ना, क्रिएट वैक्सीन बैच, ठीक है? तो अब असूली तौर पे होना क्या चाहिए, असूली तौर पे ये होना चाहिए कि अगर मैं ब्लॉकचेन से कनेक्टेड हूँ या मैं इस डेटा को ब्लॉकचेन पर डालना चाहता हूँ, तो जिन लोगों ने पिछले सेशन अटेंड किए हैं, यहाँ पर एक इंटरफेस खुलना चाहिए, राइट? वो किस चीज़ का इंटरफेस होगा? जी वैदुल्ला। मुझे सर समझ नहीं आई आपकी। तो
सर आवाज आपकी कट रही है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा सॉरी, अब आवाज़ आ रही है। यस सर, यस सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो आपने अगर पिछले सेशंस अटेंड किए हों, तो जब भी आप ब्लॉकचेन के साथ या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, राइट, व्हेन यू क्लिक ऑन अ बटन विच ट्रिगर्स योर इंटरेक्शन विद द ब्लॉकचेन और विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो एक इंटरफेस पॉपअप होता है, वॉलेट इंटरफेस, राइट। आप अपने यस सर, ब्राउजर, जो जी जी, जहाँ से ट्रांजैक्शन होती है, यस सर। हाँ वॉलेट का हाँ इंटरफेस होता हाँ, उसको क्या कहते हैं, लाइक उस वॉलेट का क्या नाम होता है अमूमन, जो हम पिछले अपने सेशंस में इस्तेमाल करते हैं, कौन सा है। वॉलेट चलिए इस्तेमाल हम करते थे? फ्लिप वॉलेट से, हमने तो जी, मेरे ख्याल से वो इस्तेमाल किया था, मेटामास्क इस्तेमाल किया था हमने। हाँ अभी तक मेटामास्क करते करते हैं। आ रहे हैं। जी जी। तो अब मैं, क्योंकि वो विजुअल स्टूडियो कोड में था, ठीक है, मैं विजुअल स्टूडियो कोड से उस इंटरफेस को खोल रहा हूँ, यहाँ पर कि जहाँ पर मेरा मेटामास्क इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगेन, जो तो फर्स्ट टाइम है, वो अगर हमारे पहले सेशंस या फर्स्ट 2 या 3 सेशंस देख लेंगे, तो उनको आइडिया हो जाएगा कि ये जो इंटरफेस है जिसको मेटामास्क कहते हैं, ये बेसिकली गूगल की एक क्रोम एक्सटेंशन है, ठीक है, जो कि ओपरा, फायरफॉक्स और क्रोम सब पे चलती है। ये आपका ब्लॉकचेन वॉलेट है, ठीक है। तो जब भी आपने ब्लॉकचेन के साथ कोई इंटरेक्शन करना है, तो आपका वॉलेट ज़रूर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। सो अब मैं ये करूँगा 1211, वैक्सीन काउंट 10, डिस्क्रिप्शन 5 वैक्सीन एस्ट्राजेनेका, क्रिएट वैक्सीन बैच, नेक्स्ट, ओके। मेरा जो ईथर्स का लाइब्रेरी है वो लोड नहीं हुई, 1 सेकेंड। हाँ सर, यहाँ पर सिर्फ मैं वीएस कोड ही नजर आ रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा? वीएस कोड नजर आ रहा है और साथ में जो वैक्सीन ओ, सप्लाई चेन वाला। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, मैं आई नीड टू चेंज माय शेयरिंग सेटिंग्स, ठहरे, आई हैव टू स्टॉप शेयरिंग एंड देन स्टार्ट अगेन। तो हाँ जी, आप बताएं, अब आपको मैं हमें पूरी स्क्रीन नज़र आनी चाहिए, यस सर, नजर आ रही है अभी। ठीक है। अच्छा, so ये again, I'll not go into the details of the code behind this front end interface, लेकिन अगर आप देखें ना, ये मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पे मैं क्या नाम है, डेटा डालूंगा, तो ये मेरा मेटामास्क, ये ये मेटामास्क इंटरफेस है, जो कि मेरा ब्राउज़र वॉलेट है। अगेन, जो ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको शायद आइडिया नहीं होगा कि ये क्या चीज़ है। ये बेसिकली एक ब्लॉकचेन वॉलेट है, ठीक है, जिसके थ्रू हम ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ब्राउज़र जो है वो डायरेक्टली ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्शन जो है वो एक थ्रू वॉलेट होता है, ठीक है। सो इमेजिन आपने ये मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर और हॉस्पिटल के कुछ व्यूज़ बनाए हैं। ये फ्रंट एंड का कोड जो है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, एंड आई विल शेयर इट इन द on GitHub as well. But what really want to review is basically the backend and the smart contract code. अब तो जिन लोगों ने पहले हमारे सेशंस अटेंड किए हैं, उस उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये सॉलिडिटी का कोड क्या करता है, लेकिन अगर नहीं किए तो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा रिव्यू दे देता हूँ।
सो व्हाट असेंशली वी आर डूइंग इज, जिस तरह मैंने कहा कि ब्लॉकचेन के ऊपर जब भी आप डेटा डालते हैं, ठीक है, वो एक पब्लिक लेजर होता है। और पब्लिक लेजर जो है, इट एक्ट्स लाइक अ टिपिकल डेटाबेस। ठीक है। तो अगर आपने अपने कोई क्लास प्रोजेक्ट के अंदर डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन किया है, तो बेसिकली जो डेटाबेस के टेबल्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप अपने क्लास में डिक्लेयर करते हो, राइट। सो फर्ज करो मैंने अगर लोकेशन का डेटा डालना है, तो लोकेशन के डेटा के अंदर एक कॉलम होगा टाइम स्टैम्प का, एक कॉलम होगा लैटिट्यूड का, एक कॉलम होगा लॉन्गिट्यूड का, और नाम का, राइट। इसी तरीके से अगर मैंने वैक्सीन की बैच आईडी, यानी कि वो वैक्सीन की आइडेंटिफायर क्या है, उसका काउंट क्या है या उसकी डिटेल्स क्या है, तो वो इस तरीके से आपके कोड के अंदर एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर होगा। और ये स्ट्रक्चर जब डेटाबेस में जाएगा तो इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऐड होगा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस हियर। सर ये जो क्या नाम है, सॉलिडिटी है, जी जी। क्या ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है नहीं, लेकिन आप इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना सकते हो। एक सेकंड, मैं लेट मी एक्सप्लेन दैट टू यू। मैं एक सेकंड जरा दरवाजा बंद करूं, बिकॉज देयर इज सम नॉइस कमिंग इन। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है वैदुल्ला आपका, कि सॉलिडिटी क्या कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो द आंसर इज नो। Solidity is much is similar to how JavaScript works, right? JavaScript भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो नहीं है, लेकिन जो आप उसका स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर मैं ये कहूँ कि वैक्सीन का बैच ऑफ अ वैक्सीन इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कोड के अंदर यूजिंग अ स्ट्रक्चर। अब अगर अगेन we'll do a we can potentially do a separate lecture on what object orientation means, लेकिन अगर आप देखें तो क्लासेस से पहले, यानी कि सी प्लस प्लस में जब क्लासेस आई थी उनसे पहले स्ट्रक्चर्स ही होते थे जिनके थ्रू ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करवाने की कोशिश की जाती थी। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट इज अवेलेबल इन सॉलिडिटी। क्लास नहीं है एज सच, लेकिन आप ऑब्जेक्ट्स को यूजिंग स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट करवा सकते हो। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। सो फॉर इंस्टेंस अगर आपने किसी पर्सन का डेटा सेव कराना है, तो यू कैन राइट इट लाइक दिस: स्ट्रक्ट पर्सन, स्ट्रिंग नेम, अनसाइंड इंटीजर, 256 एज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। um, सर ये आप एज कब है, 256 रखे हैं? जी। ये एज को अनसाइंड इन 256 क्यों रखे हैं सर? अच्छा, आपको आपने सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है या सी ये शार्प वगैरह या पढ़ी जावा? हुई है, अच्छा, ये पढ़ी हुई है। तो एक होता है इंटीजर, एक होता है अनसाइंड इंटीजर, राइट। फिर आप अनसाइंड साथ ही अनसाइंड का पता है सर, हाँ, तो 256 क्यों रखे हैं? 256 का मतलब उसकी लेंथ डिफाइन कर रहे हैं ना आप, कि आपको कितना बड़ा इंटीजर चाहिए। सर ठीक है। उनकी बात सही है। वो कह रहे हैं कि आप UN256 के बजाय UN8 भी रख सकते हैं एज को अकोमोडेट करने के लिए। उसमें आपकी हाँ गैस हाँ। भी कम यूज होगी। अच्छा अच्छा। अच्छा, नहीं मैं समझ रहा था इसमें शायद जो वो है पूछ रहे हैं कि ना, 256 क्या है अच्छा क्यों है कि क्या है, कि मैं इसमें कंफ्यूज हो गया। हाँ सही कह रहे हैं। सो एज अगर मैंने ये स्टोर जो है करनी है ना, तो मैं इसको छोटा भी रख सकता हूँ, यू आर राइट। ये सर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं ठीक है। सो अगेन इट्स गुड दैट यू आर फॉलोइंग अलोंग। तो again since we have limited time, so I'll move forward, कि
यू कैन रिप्रेजेंट योर डेटा और योर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग स्ट्रक्चर्स है, ठीक है ना। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था, हमने एक वैक्सीन सप्लाई चेन के यूज केस को सामने रख के बनाना था। तो हमें एक एड्रेस, और ये अगेन मैं पहले बता चुका हूँ, ब्लॉकचेन में या आ, जिसे कहते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड में खसूसन, और इथेरियम वर्ल्ड में, क्रिप्टो वर्ल्ड में अमूमन और इथेरियम वर्ल्ड में खसूसन, एड्रेस या जो पब्लिक एड्रेस होता है वही आपकी आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसका कोई ना कोई एड्रेस हम अपने पास स्टोर कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूटर का कोई ना कोई एड्रेस अपने पास स्टोर कर रहे होंगे, और हॉस्पिटल का कोई ना कोई एड्रेस अपने पास स्टोर कर रहे होंगे। क्योंकि कुछ यूजर्स नए हैं, कुछ स्टूडेंट्स नए हैं अटेंडर, तो मैं बता दूं कि ये जो चीज़ होती है, लेट्स सपोज मेटामास्क में, जब आप मेटामास्क में अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो ये जो वैल्यू है, ये जो आपको नज़र आ रही है हेक्साडेसिमल वैल्यू लंबी सी, इसको आपका वॉलेट एड्रेस कहा जाता है। ये आपकी पब्लिक की भी होती है, एंड एवरी पब्लिक की usually or almost always has a private key associated with it as well। वो आपका पासवर्ड होता है उस अकाउंट का। तो हमने तीन एड्रेसेस स्टोर करने हैं, मैन्युफैक्चर का एड्रेस, डिस्ट्रीब्यूटर का एड्रेस और हॉस्पिटल का एड्रेस, ठीक है। इससे हमें ये पता लगेगा कि जब कोई मैन्युफैक्चरर सिस्टम पर लॉगिन करेगा, एंड लॉगिन से मुराद ये है कि अगर मेरा अकाउंट में मैं जिस एड्रेस से लॉग्ड इन हूँ, ऑटोमेटिकली जो करंट पेज मेरा व्यू हो रहा होता है ना, यानी कि ये जो मेरा व्यू है, ये ये मुझे बता रहा है कि मेरा कौन सा अकाउंट लॉग्ड इन है यहाँ पर। ये अगेन ये पिछले सेशंस में हमने वॉलेट की कनेक्टिविटी विद द ब्राउज़र इसको डिस्कस कर लिया हुआ। नेक्स्ट आ जाता है जी लोकेशन का डेटा। बहुत सिंपल सी बात है। टाइम स्टैम्प जो है वो अनसाइंड इंटीजर 256 इसलिए है क्योंकि जो टाइम स्टैम्प होता है अमूमन वो ये होता है यूनिक्स टाइम स्टैम्प। डेटाबेसेस के अंदर आ, जब भी हम टाइम सेव कर रहे होते हैं मिशन मिशन क्रिटिकल सिस्टम्स वगैरह के अंदर भी, तो वो हमेशा यूनिक्स टाइम स्टैम्प, और ये हर सेकंड बाद चेंज होता है। और ये अगर आप देख भी रहे होंगे ये काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यूनिक्स टाइम स्टैम्प 1970, जनवरी 1 1970 के बाद इतने टिक्स हो चुके हैं, ठीक है। सो और चूंकि ये ये सेकंड्स ऑब्वियसली, काउंट कर रहे जी हैं, ये सेकंड्स काउंट कर रहे हैं। जी, ये देखें ना, ये सेकंड्स या टिक्स इसको कहते हैं। हर एक टिक के बाद ये एक इंक्रीज हो जाता है। सो अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पे ना अगर डेट टाइम एंट्री करता हूँ 1970 का फर्स्ट मंथ का सेकंड या फर्स्ट डे, और का पहला घंटा, और उसका पांचवा मिनट, और सिफर सेकंड, तो ये बता रहा है कि ये 55 ईयर्स अगो था, ठीक है। और उस टाइम तक आपके टोटल 60 में कितने होंगे, यानी कि 1 घंटे और 5 मिनट में जितने सेकंड्स हो चुके होंगे वो वैल्यू आपको इधर मिल जाएगी। अगेन एक डिफरेंट टॉपिक है, बट व्हाट आई वांटेड टू शो यू इज कि ये बड़ी लाइक इसके लिए UINT इसलिए रखा हुआ है 256, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा नंबर हो सकता है इवेंचुअली। अभी भी देखें इस वक्त मैंने अगर 9:35 को सेव करना है डेटाबेस में, तो ये इसकी इंटीजर वैल्यू इतनी बड़ी मुझे सेव करवानी पड़ेगी। सही हो गया, आगे चलते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी काफ़ी बड़ी वैल्यूज हो जाती हैं। अगर आप गूगल पे जाएं और तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड किसी भी लोकेशन का आपको मिल जाता है। अगर आप जाएं गूगल मैप्स पे, आई एम अज्यूमिंग लोगों को पता है कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप मैप पे किसी भी लोकेशन पे जाएं, राइट क्लिक करें, ये मार्कर डालें,
ठीक है ना, और राइट क्लिक करें तो वो आपको उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड निकाल कर दे देता है ये। ठीक है जी, नो रॉकेट साइंस हेयर। तो वो वैल्यूज को भी आपने सेव सेव करना है। मैंने बताया वैक्सीन के बैचेस की इंफॉर्मेशन। सो आज ये जो चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अस्यूमिंग ये हमारा डेटा था, अब इस डेटा को सेव कैसे करना है। तो डेटाबेसेस अगर आपने पढ़ी हैं तो एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ थ्रू रिलेशनशिप कनेक्ट किया जाता है, राइट, जिसको फॉरेन कीज वगैरह भी कहते हैं। आइडिया है ना आप लोगों का, लाइक दो अगर टेबल्स हैं डेटाबेस में, एक टेबल यस को सर, दूसरे यस टेबल सर। से की के साथ कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पर उसी चीज को मैपिंग का नाम दिया गया है, यानी कि सॉलिडिटी में कीज तो नहीं होती क्योंकि यहाँ पे टेबल्स भी नहीं होते डेटाबेस के। इंटरनली किसी एक एंटिटी को किसी दूसरी एंटिटी के साथ लिंक करने के लिए मैपिंग क्रिएट होती है। ठीक है। सो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि UINT 256 जो कि हमारी बैच आईडी थी, ठीक है, एक बैच आईडी का जो लोकेशन का डेटा होगा वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। यानी कि एक बैच आईडी UINT 5, ये एरो जो है ये सॉलिडिटी की रिप्रेजेंटेशन है ऑफ अ मैपिंग। मैं ये कह रहा हूँ कि एक इंटीजर जो अनसाइंड इंटीजर 256 है वो मल्टीपल लोकेशन डेटा के अरे को पॉइंट कर सकता है। और ये क्यों हमने किया, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जो लोकेशन का डाटा होगा इन अ सप्लाई चेन यूज केस वो तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। और हम लोकेशन के डाटा में क्या ले रहे हैं, टाइम स्टेप लेट लॉन्ग नेम। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाद में डिलीट कर दूंगा। 9:15 PM पर जो भी टाइम इसका बनता है, जो आपकी वैक्सीन थी इस लेट और इस लॉन्ग पर पड़ी हुई थी। ठीक है। फिर 9:16 PM पर जो आपकी वैक्सीन थी वो इस लेट और इस लॉन्ग पे पड़ी हुई थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये डेटा जो है डिपेंडिंग अपॉन कितना फ्रीक्वेंटली आप ये इंफॉर्मेशन आपका IoT सेंसर या कोई बंदा मैनुअली इसको एंटर कर रहा है, वो सारा का सारा डेटा आपका ब्लॉकचेन पे होना चाहिए। तो इसके लिए हमें ये मैपिंग क्रिएट करनी पड़ी। ठीक है। इस मैपिंग को सर, जो वेरिएबल का नाम दिया है वो हमने दिया लोकेशन की हिस्ट्री जी। इसमें एक चीज जो कुछ मुझे समझ नहीं आई, ये जो लोकेशन डाटा है, ये तो चलो मानता हूँ मैं कि ये अरे होगा क्योंकि ये मल्टीपल लोकेशंस के जो डाटा उसको रखेगा। लेकिन लोकेशन डाटा जो है वो एट अ टाइम एक ही होगा, तो वो कि कौन सा मैप होगा फिर? वो तो आखिरी वाला जो मिसाल के तौर पे करंट टाइम पे जो सब वैक्सीन हैं मुझे तो पड़ी हम्म। हैं, वही मैप होगा ना? यार अच्छा, सो अगर मैं आप मैप खोल लूँ आपके सामने, ये मैप नज़र आ रहा है आपको। यस सर। सो सपोज करते हैं 9:15 पे ये रायवन रोड है, ठीक है, इसके ऊपर मैं ये मार्कर डालता हूँ, ये मार्कर नज़र आ रहा है। यहाँ पर थी हमारी वैक्सीन, ठीक है, एट 9:15 पे इसका एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वैल्यू है। 9:16 पे वो चलती चलती वैक्सीन यहाँ तक पहुँच गई। ठीक है। अभी वो सिस्टम अगर आप इसका इसका कोड लेके तो इसको अगर चलाओगे अपने पास तो इट शुड वर्क। और आपको वो प्लॉटिंग भी गूगल मैप्स के थ्रू आप करवा सकते हो। लेकिन ये देखो ना, अब यहाँ पे जब मार्कर आ गया तो अगेन टाइम स्टैम्प 9:16 हो गया और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, डिफरेंट हो जाती है लॉन्गिट्यूड। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें ये लोकेशन का जो डेटा है, लोकेशन की हिस्ट्री जो है वो अरे में रखें, क्योंकि हम हर मिनट के बाद उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर रहे हैं और 1 घंटे में तो 60 एंट्रियां आ जाएंगी। ठीक है ठीक सर, है। ठीक है। हाँ, और जो लोकेशन का नाम भी मैंने इसलिए डाला हुआ है जस्ट टू सॉर्ट ऑफ मेक यू गाइस अंडरस्टैंड कि लेट्स सपोज ये लाहौर की एग्जांपल है कि यहाँ पे अगर 9:15 पर यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लाहौर के पास था
तो ना सिर्फ ये कि मैं उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेव करूंगा, बल्कि उसके करीब तरीन जो लोकेशन का कोई नाम बनता है वो भी सेव करवा लूंगा, राइट। तो जब आप उसकी रिपोर्ट देख रहे होंगे ना, यानी कि यूज़र कोई डैशबोर्ड देख रहा है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वाला बंदा बैठ के देख रहा है ना कि कहाँ पे है। अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से उसको खास समझ नहीं आनी, लेकिन इस नाम से उसको पता लग जाएगा कि अच्छा यार ये यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के करीब था। अच्छा, उसके बाद फिर ये ठोकर न्याज़ के करीब आ गया, उसके बाद इधर आ गया, उसके बाद इधर आ गया, ठीक है। अगेन दिस इज अगेन जस्ट लाइक यू सेव डेटा इन योर डेटाबेस, नीड बेस ही सेव करते हो ना। अगर आपको लगता है कि कोई डेटा के स्ट्रक्चर को डिफरेंट तरीके से सेव करना है तो आप वो कर लो। मैं तो सिर्फ यहाँ पर आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सॉलिडिटी के अंदर या जो डेटा सेव करना है अपने ब्लॉकचेन के अंदर, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ठीक है। ज़्यादा चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो देखने वाली वो ये चीज़ है कि हाउ डू यू क्रिएट रिलेशनशिप्स, एंड यू क्रिएट रिलेशनशिप्स थ्रू मैपिंग। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। एक और हमने मैपिंग क्रिएट की, मैंने कहा कि अगेन वही बैच आईडी जो कि हमने ये भी बताना है कि जी हमारे पोटेंशियली कितने जो है ना वैक्सीन बैचेस जो हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो डिस्पैच कर रहा है, तो उसके लिए हमने वैक्सीन बैचेस का एक सेपरेट बना लिया वेरिएबल और उसकी मैपिंग। मैं फिर ये कहूँगा, अगर आपकी डेटाबेस कॉम्प्लिकेटेड है, मल्टीपल टेबल्स चाहिए होते हैं, जिस तरह हम आमतौर पे आपको डेटाबेस में डाटा स्टोरेज करने के लिए, इसी तरीके से अगर आपको ब्लॉकचेन में डाटा स्टोर करने के लिए मल्टीपल मैपिंग्स या इस तरह के स्ट्रक्चर्स चाहिए तो आप वो क्रिएट कर लें। द ओनली थिंग दैट यू हैव टू बी कॉग्निजेंट ऑफ इज दैट इथेरियम, जो कि सबसे ज़्यादा वाइडली अडॉप्टेड ब्लॉकचेन है, उसमें जितना भी डेटा आप सेव करते हो ना उसके लिए आपको गैस देनी पड़ती है, यानी कि इट कॉस्ट्स यू मनी। तो तो जितना आप एक्सपेंड करते जाओगे इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स और इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द डेटा दैट यू आर स्टोरिंग, उसके ज़्यादा उतने ही पैसे आपको ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशनल कॉस्ट इनकर करने पड़ेंगे। खैर, नेक्स्ट चीज़ जो मैंने बतानी थी आपको फ्रॉम सॉलिडिटी परस्पेक्टिव वो ये है कि आप अपने कोड के अंदर इवेंट्स भी एमिट कर सकते हो। अब ये ब्लॉकचेन पे इंफॉर्मेशन है, वहाँ पे आप कंसोल डॉट लॉग नहीं करवा सकते। लाइक अगर आप टिपिकल एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो, तो आप अगर जावास्क्रिप्ट में कंसोल डॉट लॉग लिखोगे तो वो आपको कंसोल के अंदर, यानी कि अगर मैंने कंसोल डॉट लॉग कुछ लिखा है तो यहाँ पे कंसोल में मुझे वो इन्फॉर्मेशन नज़र आना शुरू हो जाएगी, राइट। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं है, वो एक पब्लिक लेजर है, पूरी दुनिया का एक शेयर्ड स्ट्रक्चर है। वहाँ पर डाटा को राइट करवाना ममनू है, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डाटा राइट होना शुरू हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली यू आर चोकिंग द सिस्टम। तो व्हाट दे हैव कम विद एज एन ऑल्टरनेट इज कि आप वो कहते हैं कि अच्छा यार हम ना आपको ऑप्शन देते हैं, आप इवेंट्स जनरेट करवा लो। इवेंट्स जनरेट करवाना अलाउड इसलिए है क्योंकि जो इवेंट में डेटा जनरेट होता है वो ब्लॉकचेन के पब्लिक लेजर में या उसकी डेटाबेस की स्टोरेज को इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। अगेन ये थोड़ी सी सॉलिडिटी की टर्मिनोलॉजी है कि जो चीज़ उसकी स्टोरेज को इस्तेमाल करती है उसकी कॉस्ट होती है, और जो चीज़ उसकी स्टोरेज को इस्तेमाल नहीं करती उसकी कॉस्ट नहीं होती। इसकी इसकी समझ आ रही है कि इवेंट क्यों अलाउड है और कंसोल डॉट लॉग अलाउड नहीं है। तो सर कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो मतलब हमें गैस नहीं पे करनी पड़ती? हाँ नहीं, कोई भी इवेंट, जब भी आप कोई इवेंट ट्रिगर करते हो ना अपने कोड से, उसकी कोई गैस नहीं होती। मेरे ख्याल में थोड़ा मतलब सा जो सर कॉम्प्लिकेट। लेकिन जो जी जी। ठीक है सर, मतलब जो चीज जो है वो राइट हो रही है ब्लॉकचेन के मतलब ब्लॉकचेन पे, उसी स्टोरेज पे पे, सिर्फ हाँ। गैस जो है, उसी पे हमें गैस पे करनी पड़ती है। हाँ ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही। किसी और का भी सवाल था, मुताहिर आप थे, कोई बोल रहे थे बीच जी सर मेरा सवाल में? हाँ ये था कि स्टोरेज पे कोई गैस की नहीं है, चाहे हम उसको मैप करें या इवेंट के थ्रू करें, क्योंकि इवेंट भी कहीं ना कहीं रेफरेंस स्टोर कर रहा होगा अपने नहीं वेरिएबल्स नहीं का, डाटा टाइप नहीं का। नहीं हाँ जो इंटरनली है ना, अगर आप वो देखेंगे ना यानी कि ईथर स्कैन पे,
तो जब आप कोई इवेंट जनरेट कर रहे होते हैं ना, तो वो लॉग्स में आ रहा होता है। सो वो अगेन, अगर आप एक स्टेप पीछे जाएं, और हमने ये पढ़ा था शुरू में इन प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट और द सेकंड लेक्चर, कि क्या है बेसिकली नोड्स है ना जहाँ पर सॉफ्टवेयर चल रहा है। इथेरियम क्या है या बिटकॉइन क्या है? आपके लोकल सिस्टम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है। अब जो वो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो आपकी हार्ड डिस्क कंज्यूम कर रहा है, ठीक हो गया। आपकी हार्ड डिस्क कंज्यूम कर रहा है, उसमें कुछ ऑपरेशंस जो उन्होंने कहे हैं कि यार, कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं कि जो कि ब्लॉकचेन ने अपनी स्टेट के अंदर रखने हैं। यानी कि वो एक लिंक लिस्ट है जिसकी एक कॉपी पूरी दुनिया के हर नोड में मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो जो जिस चीज़ को हम स्टोरेज कहते हैं ना, वो कॉपी है जो कि आपके सिस्टम पे, मेरे सिस्टम पे, अगर हम दोनों नोड्स चला रहे हैं ब्लॉकचेन की या इथेरियम की या बिटकॉइन की, तो एग्जैक्टली द सेम कॉपी और द एग्जैक्ट सेम डाटा इज गोइंग टू बी अवेलेबल ऑन बोथ सिस्टम्स, ठीक है। तो उस शेयर्ड लेजर को, जिसको स्टोरेज कहा जाता है सॉलिडिटी की टर्म में, उस शेयर्ड लेजर पे जब हम लिखेंगे उसकी कॉस्ट है। लेकिन जो इवेंट्स के थ्रू लॉग्स जनरेट होते हैं ना, वो कभी भी उस शेयर्ड स्टोरेज में नहीं लिखे जाते। इसका मतलब ये है कि देर आर लाइटर वर्जन्स ऑफ देर आर लाइटर वर्जन्स ऑफ द स्टोरेज, जो कि यू कैन ऑप्ट टू स्टोर ऑन योर लैपटॉप और यू कुड नॉट। यानी कि आप ये कह सकते हो, अच्छा ठीक है जी, मैं अपने पास नोड चलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना ये लॉग, एडिशनल लॉग शॉग्स और ये सारा कुछ मैंने नहीं अपने पास रखना। तो इन अ पीयर टू पीयर सिनेरियो, देर आर चांसेस कि अगर कोई नोड, कोई सिस्टम आपकी नोड के साथ कनेक्ट करता है, तो आप उसको लॉग ना दें, आप सिर्फ कहें यार बेयर मिनिमम ब्लॉकचेन का जो है ना स्ट्रक्चर, वो मैं आपको मेरे नोड पे मिल जाएगा। ये ऐसा ही है कि एक टॉरेंट है, उस पे एक मूवी का क्या कहना चाहिए, हाई रेजोल्यूशन वर्जन नहीं पड़ा हुआ है, लेकिन किसी दूसरे टॉरेंट पे फुल रेजोल्यूशन वर्जन पड़ा हुआ है। एट द एंड ऑफ द डे पीयर टू पीयर नेटवर्क है ना। यस सर, यस सर। यस सर। ये जरा ऐसा ना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इट्स गुड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, लेकिन इसकी समझ में आई है मुताहिर कि नहीं? जी सर, जी सर। हाँ, क्योंकि इसी के थ्रू ना वो अगेन नोड के लाइट वर्जन्स वगैरह भी है। यानी कि जब आप इथेरियम का सॉफ्टवेयर अपने पास अपनी नोड चलाने की कोशिश करोगे अगर, तो एक आपको ऑप्शन आएगी कि आपने फुल नोड चलानी है विद ऑल द डेटा। तो उसका साइज इट्स करंटली में हमें एक फुल इथेरियम की नोड अपने सिस्टम पे चलाने के लिए आई थिंक इट्स पता नहीं कितने हंड्रेड ऑफ गीगाबाइट्स ऑफ डेटा है। लेकिन देन अगेन लाइटर वर्जन्स भी हैं। एंड देन देयर इज दिस न्यूअर कॉन्सेप्ट शार्डिंग, जो कि ब्लॉकचेन की स्केलेबिलिटी को एड्रेस करने के लिए अगेन थोड़े से एडवांस टॉपिक्स हो जाते हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि इन लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि विच आर एन एब्सोल्यूट मस्ट, जो कि हर जगह पे शेयर होती हैं, जिनके स्टेट उस पर राइट करना इज कॉस्टली। और अगर आप उस पर राइट नहीं करते तो फिर वो आपको मोर और लेस फ्री में ही पड़ता है। एन इवेंट इज वन ऑफ दोज थिंग्स के जिसकी जो है इज इक्वलेंट ऑफ राइटिंग टू दैट पार्ट ऑफ योर ब्लैक चेन के जिसकी कॉस्ट कोई नहीं है, ठीक है। यस सर, समझ आ गई, थैंक यू सर। अच्छा, ये हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था शायद, कि फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि मॉडिफायर्स हैं। मॉडिफायर्स आर यूज टू implement certain constraints on your functions। यानी कि मैंने ये तीन मॉडिफायर्स बनाए हैं: ओनली मैन्युफैक्चरर, ओनली डिस्ट्रीब्यूटर, ओनली हॉस्पिटल। अगेन मैं कोड शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको गिटहब से डाउनलोड करके जब चलाने की कोशिश कीजिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कोड क्या कर रहा है। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट का टाइम रह गया, सो आई क्विकली गो थ्रू द कोड। जस्ट लाइक एनी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं सबसे पहला काम क्या कर रहा हूँ कि मैं तीन एड्रेसेस, वॉलेट एड्रेसेस पास कर रहा हूँ, ताकि ये इंस्टेंस ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, दिस इंस्टेंस ऑफ द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट save in itself who is the manufacturer, who is the distributor, and who is the uh, entity representing the hospital, ठीक है। उसका फायदा क्या है?
उसका फ़ायदा ये है, हम अगले फंक्शन में नज़र आएंगे। अगेन हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, क्रिएट वैक्सीन बैच, जो कि वैक्सीन का बैच क्रिएट कर रहा है। ठीक है। तो उसमें हमने ये वाला मॉडिफायर ऐड किया, ओनली मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर ना ये आपको नज़र आ रहा होगा, ओनली मैन्युफैक्चरर। ठीक है। ये ये मॉडिफायर, ये मैंने एक मॉडिफायर डिफाइन किया जो कि ये चेक करता है कि ये फंक्शन कॉल होने से पहले वो ये देखेगा कि मैसेज डॉट सेंडर, यानी कि जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है, वो एड्रेस और जो हमारे पास मैन्युफैक्चरर का एड्रेस पड़ा हुआ है वो सेम है। अगर नहीं है तो वो एरर जनरेट कर देगा कि ओनली ए मैन्युफैक्चरर कैन परफॉर्म दिस एक्शन। सर ये ठीक कंस्ट्रक्टर है। का जरा बताइए, ये कंस्ट्रक्टर भी जो है ये क्लासेस हम इस्तेमाल करते थे, यानी हाँ हाँ ऑब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट के साथ नहीं इस्तेमाल हो रहा है, हाँ, मैं मतलब बताता किसी हूँ। क्लास के अंदर नहीं इस्तेमाल हो रहा है। हाँ, मैं बताता हूँ। आपने शायद वो जो हमारे पहले वाले कुछ सेशंस थे ना, जहाँ पे मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने का तरीका आपको बताता था रीमिक्स के साथ, शायद आपने वो मिस कर दिया, लेकिन मैं बता देता हूँ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये पूरा का पूरा जो पीस ऑफ कोड है ना, ठीक है, ये जब भी ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है, ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट के वक्त उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर इज, ये एक ऐसी क्लास समझ लें, मैं इसको क्लास कह नहीं रहा, लेकिन इसको ऐसी क्लास समझ लें कि जिसका कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक ही दफ़ा कॉल होगा, और वो भी डिप्लॉयमेंट के वक्त। सी प्लस प्लस में आप कैसे करते हैं, एक क्लास है ना, लेट सपोज मैं कहता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, क्लास कैट। ठीक है जी। अब मुझे सी प्लस प्लस का सिंटैक्स भूल गया, लेकिन शायद इसी तरह का था। और इसमें लाइक आप क्लास के कुछ एलिमेंट्स हैं, तो क्लास के आप इसको डिक्लेयर ऐसे करते थे, कैट सी इज इक्वल टू न्यू कैट। ठीक है जी। मैं सी शार्प में भी शायद यही सिंटैक्स इस्तेमाल होता है आजकल के, नहीं मुझे नहीं याद है। यही है सर, राइट। यही है। लेकिन कैट सी वन एक इंस्टेंस हो जाता है, राइट। कैट सी टू ये एक दूसरा इंस्टेंस हो जाता है, ऐसा ही है ना। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ब्लॉकचेन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर एक क्लास समझ लें, तो उसका इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं, वो तब क्रिएट होता है जब आप उसको डिप्लॉय करते हैं। ये मैंने आपको दिखाया था कि रीमिक्स में आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कैसे होता है। आप इधर आते हैं, अपने प्रोजेक्ट को कंपाइल करते हैं, जब वो कंपाइल हो जाता है तो यहाँ से डिप्लॉय के ऑप्शन से ना आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं। ये एक वन ऑफ द मेथड्स है डिप्लॉयमेंट का, और भी डिफरेंट तरीके हैं। वी विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल क्योंकि टाइम कम है। अगेन हमारे पिछले लेक्चर्स में बड़ा डिटेल में हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने का तरीका बताया था। अगेन मुताहिर, दैट कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस दैट, जो हम हमारी जो पिछले रिकॉर्डिंग्स हैं उनके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करना, उसको बिल्ड करना या उसको डिबग करना, उसकी हम छोटी जो शॉर्ट्स हैं अगर वो शेयर कर सकें, तो दैट कुड बी समथिंग दैट यू यू नीड टू वर्क ऑन। ठीक है। क्योंकि अगेन जिन यस लोगों सर, विल ने, जिन लुक बच्चों इनटू ने इट। पुराने सेशंस नहीं अटेंड किए, वो बजाय इसके के पूरे सेशंस दोबारा देखें। ये जो छोटी छोटी चीज़ें ना कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय कैसे करना है, या उसको डिबग कैसे करना है, या उसको टेस्ट कैसे करना है, वो अब पिछले सेशंस में से रिकॉर्डिंग्स जो हैं 5-5 10-10 मिनट की एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा प्लीज़। ठीक है। ठीक है सर। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होता है उसका एक कंस्ट्रक्टर का फंक्शन कॉल होगा। ठीक है। और वो एक ही इंस्टेंस होगा। जब भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप दोबारा डिप्लॉय करेंगे उसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद, तो एक नया ऑब्जेक्ट जिसका पिछले ऑब्जेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है वो डिप्लॉय होगा। पिछले ऑब्जेक्ट के साथ इसलिए कोई ताल्लुक नहीं होता क्योंकि इनहेरेंटली ब्लॉकचेन्स जो हैं वो इम्यूटेबल रिकॉर्ड्स होते हैं। और ये मैंने बताया था कि इम्यूटेबिलिटी क्या होती है। इम्यूटेबिलिटी इसको कहते हैं कि एक दफ़ा जो आपने एक चीज़ लिख दी है वो चेंज नहीं हो सकती, वो इंस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। जब भी कोई नई चीज़ आप लिखेंगे, कोई नया रिकॉर्ड या कोई नया ब्लॉक इंसर्ट करेंगे, तो वो एक नई
वो एक नई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी ब्लॉकचेन के ऊपर। पुरानी जो चीज़ लिखी जा चुकी है वो अब पत्थर पे लकीर है, वो चेंज नहीं हो सकती। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। यस सर। हाँ जी, जो बच्चे आज फर्स्ट हमारा सिलेक्शन देख रहे हैं उनको बताता चलूँ कि थिंक ऑफ दिस एज अ वेरी लॉन्ग लिंक लिस्ट, अपेंड ओनली लिंक लिस्ट या फॉरवर्ड ओनली लिंक लिस्ट, कि जिसमें नए रिकॉर्ड्स आगे ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन आप पिछले ब्लॉक्स को, लिंक लिस्ट के पिछले ब्लॉक को आप बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते। एंड देयर आर मैकेनिज्म्स टू इंश्योर कि पिछले रिकॉर्ड को अगर कोई छेड़े तो पता चल जाता है कि वो रिकॉर्ड टेम्पर हुआ। खैर एनीवेज, ये थोड़े से थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो कि हमने शुरू के सेशंस में कवर की थी। अच्छा जी, मैंने एक बताया कि जी क्रिएट वैक्सीन बैच का हमने फंक्शन बनाया, और मैंने ये कहा कि यार ये सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही इसको, वैक्सीन के बैच को क्रिएट कर सकता है। फिर यहाँ पर मैंने वैक्सीन बैच का एक स्ट्रक्चर बनाया और उसको वैक्सीन बैच के अरे में डाल दिया। नाउ द गुड थिंग इज कि अनलाइक सी प्लस प्लस या सी के, जिसके अंदर आपको अरे की मेमोरी एलोकेशन करनी पड़ती है, ठीक है ना। मैं अगर मैंने वैक्सीन बैचेस के नाम की ये एक मैपिंग क्रिएट की है ना ये, ठीक है, ऑल आई हैव टू डू इज टू गिव इट एन आईडी, वैक्सीन बैचेस की आईडी, और उसको मैं वो स्ट्रक्चर पास करूंगा तो उसकी जो मेमोरी एलोकेशन है ये खुद ब खुद करेगी। यानी कि हमें मेमोरी एलोकेट करने के लिए अनलाइक सी प्लस प्लस या सी कुछ भी नहीं करना पड़ता यहाँ पर, ठीक है। यस सर। अब होगा ये कि यहाँ पर अगर मैं फर्स्ट करो इसका आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं, मैं इधर टाइप कर देता हूँ, बाद में रिमूव कर दूंगा कि वैक्सीन बैचेस, और अगर मैंने बैच आईडी दी थी 1211, ठीक है, इस नंबर के अगेंस्ट मेरे पास एक वैक्सीन बैच का पूरा स्ट्रक्चर पड़ा होगा डेटाबेस, या इसके इंटरनल स्टोरेज में, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैंने एक वैक्सीन बैच का नंबर दिया था 2000, ठीक है, तो इधर भी कोई ना कोई वैल्यू पड़ी होगी। अनलाइक अरेज कि जिसके अंदर इंडेक्स होता है 01, ठीक है, ये इंडेक्स नहीं है, इट्स लाइक वो क्या कहते हैं पाइथन में, क्या डेटा स्ट्रक्चर होता है इसका इक्विवेलेंट पाइथन में? सीरियस। हैश होते हैं ना, जिसके अंदर आप वो की वैल्यू हैश, हैश टेबल की डिक्शनरी की वैल्यू, डिक्शनरी, राइट, या हैश डिक्शनरी। में। हाँ, अच्छा, सेम इज द केस फॉर अगेन वैक्सीन बैच की क्रिएशन और लोकेशन को रिकॉर्ड करने का भी ये कोड, अगेन वेरी सिंपल। अब पीछे सिर्फ एक फंक्शन रह जाता है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हमने अगर लोकेशन की हिस्ट्री को गेट करना है, ठीक है, तो ऑल आई हैव टू डू इज टू पास इन द बैच आईडी, और इट विल रिटर्न द लोकेशन डाटा एज एन अरे। अच्छा, ये जो मेमोरी का कीवर्ड है ये ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक है, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल के टॉपिक्स हैं, हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। बट अगेन अगर आप कोड को देखो तो ये आपका सी शार्प जावा या जावास्क्रिप्ट से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता कोड है। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसके अंदर न्यू नहीं करना पड़ता, थोड़ी सी मेमोरी मैनेजमेंट करनी पड़ती है और थोड़ी सी आपको ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं। बट इफ यू यूज दिस कोड देन इट इज़ अ वर्किंग सप्लाई चेन फ्लो फॉर यू, ठीक है। अच्छा जी, हमारा टाइम ख़त्म होने लगा है, तो मैं ये करूँगा कि आखिरी 2 से 3 मिनट हम क्वेश्चंस के ले लें। अगेन कुछ बच्चे जो आज फर्स्ट टाइम हैं, आई गिव द फ्लोर टू देम कि अगर वो उनको क्या समझ में आया या बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस नाउ। अगर नाराज नहीं होते हैं, पहले अगर मैं एक क्वेश्चन कर लूँ। जी वो बाकी ना नाराज़ हो, मैं तो नहीं नाराज़ होता। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि जो फ्रंट है इसको कैसे जो है बैकएंड के साथ, मतलब ब्लॉकचेन की जो
जो रिमिक्स पे हम काम कर रहे हैं, इसके साथ हम्म। कैसे अटैच करेंगे? अच्छा। सो एक सेकंड में एक काम करता हूँ, मैं ना आपको एक इससे समझाता हूँ। मैं मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस सर। हाँ, मैंने वाइट बोर्ड स्टार्ट किया है। व्हाइट बोर्ड पे एक छोटी सी ड्राइंग बना देता हूँ। मुझे बताइएगा अगर आपको प्रॉब्लम हो उसको देखने में तो। ये वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है, ठीक है? यस सर। अच्छा, ये है जी हमारा फ्रंट एंड, ठीक है? और ये है हमारा बैक एंड। अब फ्रंट एंड हमारा जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, सिंपल जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, एंगुलर, इन फ्रेमवर्क्स में हो सकता है, या अगर आपने एस पी डॉट नेट बनाया है तो उसमें भी आप रेंडरिंग करवा सकते हो अपनी, ठीक है? एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बैकएंड पे अगेन एस पी डॉट नेट हो सकती है, जावा हो सकती है, पी एच पी हो सकती है, नोड जेएस हो सकती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? इन अ टिपिकल एप्लीकेशन आप क्या करते हो, आपने फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करना है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है? ब्लॉकचेन के केस में भी ऐसा ही है। सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल चीज़ आ गई है आपके बैक एंड पे, कि आपका फ्रंट एंड बैक एंड और साथ ही साथ आपका एक नया कंपोनेंट आ गया जो कि जिसको आप कहते हो ब्लॉकचेन। एंड थिंक ऑफ दिस एज योर ग्लोरीफाइड डेटाबेस, ठीक है? तो ब्लॉकचेन फ्रंट एंड से थ्रू वॉलेट आप कनेक्ट कर सकते हो। जब मैंने आपको बताया ना कि यार फ्रंट एंड पे कोई भी बटन क्लिक किया आपने, ठीक है, बटन क्लिक करते हो आपका वॉलेट ट्रिगर होता है और फिर वॉलेट जो है ब्लॉकचेन तक जाता है। इसी तरीके से ये भी आप फ्लो क्रिएट कर सकते हो कि आपका बटन क्लिक करे तो वो इधर ना जाए, वॉलेट पे ना जाए, वो बैकएंड पे कोई चीज़ ट्रिगर करे, और बैकएंड पे आप कोड लिख सकते हो कि जो आपका ब्लॉकचेन को एक्सेस करे। अब आपका क्वेश्चन ये था कि जी ब्लॉकचेन पे जो यानी कि जो कोडिंग होती है वो होती है सॉलिडिटी की, ठीक है? तो आपका जो सॉलिडिटी का कोड है ना वो यहाँ पे पड़ा होगा ब्लॉकचेन में। आपका जो फ्रंट एंड का कोड है वो ऑब्वियसली ब्राउज़र में चल रहा होगा, ठीक है? सॉलिडिटी का कोड ब्लॉकचेन में, फ्रंट एंड का कोड ब्राउज़र में, और बैक एंड का कोड सर्वर पे। आई होप इट मेड ये सेंस। ब्लॉकचेन का कोड सर किधर होगा? ब्लॉकचेन का कोड सर, हाँ हाँ इसका कोड किधर होगा सर? सर। अच्छा यार, ये मैं आपको शायद आपने ना अगर पिछले सेशंस ना देखे हों, ब्लॉकचेन का कोड ब्लॉकचेन के ऊपर रन होता है। तो मैंने जब आपको दिखाया था एक दफ़ा पहले, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये मैंने कोड लिखा, ठीक है? ये नज़र आ रहा है कोड आपको, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? ये सर, ये पता है मुझे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सर्वर है, ये क्या चीज है? वर्चुअल मशीन है क्या ये? ये हाँ 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 हाँ, सो अच्छा, ओके, अच्छा क्वेश्चन है। ये हमने शुरू में एक दफ़ा कवर करने की कोशिश की थी, मैं दोबारा कर लेता हूँ। सो ब्लॉकचेन इज नथिंग मोर देन नोड्स। ये आपका भी सिस्टम हो सकता है, मेरा भी सिस्टम हो रहा है, पूरी दुनिया में हजारों नोड्स हैं जो कि मिल के ब्लॉकचेन बना रही हैं या मिल के इथेरियम ब्लॉकचेन बना रही हैं, ठीक है? जब मैं अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करता हूँ ना, सॉलिडिटी का कोड जब मेरा डिप्लॉय होता है, ठीक है, तो वो पैकेज होता है
बाइनरी में कंपाइल, इसको बाइट कोड कहते हैं, ठीक है, इसमें कंपाइल होता है, और वो बाइट कोड फिर तमाम नोड्स पर जाके रेप्लिकेट हो जाता है, जस्ट लाइक डेटा। हमने कहा था ना कि ब्लॉकचेन एक पीयर टू पीयर सिस्टम है जिसमें जितने भी पीयर्स हैं सब के ऊपर डेटा रेप्लिकेट होता है, या वो जो स्टेट है ब्लॉकचेन की वो रेप्लिकेट होती है। तो ये जो सॉलिडिटी का कोड है, समझने की एक एक्जी है जो कि इन सारे सिस्टम्स पे जाके डिप्लॉय हो गई, और अब वहां पर जो इसकी एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन हैंडल करता है, एक चीज है उसको कहते हैं वर्चुअल मशीन। इथेरियम के केस में उसको कहते हैं इथेरियम वर्चुअल मशीन, इथेरियम वर्चुअल मशीन।